Hello, all of you. How are you all? How is COVID there at your places? Am I audible to you? Hello. Just send your reply in comment box that am I audible to you or not. Good evening to you all. Namaste. So today we are connecting to Ananya Singh, who is an IS, and she will guide you. This session will be as she will tell to all the journey of her UPSC, as well as it will be motivational session for you also. We will know all the journey of her total UPSC study and all. Actually, she has graduated in. Yes, I am audible. Okay. Okay. Who has sent a request? Okay. Okay, all of you कैसे हो सब? Soon we are going to connect with Ananya Singh ma'am. Okay. Hello ma'am. How are you? Hello, good evening. Good evening, everyone who joined us. How is work is I hope going on I'm there? audible and visible. Yeah, you are audible. Am I? Yes, yes, you're audible. Okay. So here almost about 1,000 people, 1,000 participants now we have connected to them. आज हम आपकी पूरी जर्नी Right. जानने वाले हैं, उसके बाद कुछ मोटिवेशनल भी होगा और तीनों फेजेस जो है यूपीएससी के सीएससी के लिए वो भी हम आज जानने वाले हैं आपसे. जी जी. सो एग्जैक्टली मैम जो है उन्होंने 11th 12th जो है इलाहाबाद से किया हुआ है. उसके बाद उन्होंने कॉमर्स जो है वो ग्रेजुएशन कॉमर्स में से किया हुआ है और उसके बाद उनकी जो पूरी जर्नी है वो पहले बताएंगी. मैम आप बताइए सबसे पहले तो आपने स्टार्ट कैसे की जर्नी और क्या चीज थी जो जिसने आपको मोटिवेट किया या फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको बोला कि यार हाँ मुझे तो आईएएस ही बनना है. क्योंकि जी, बहुत तो सारे मेरे बच्चे लिए हैं जिनके मन में ये होता है, वो देखते हैं हाँ आईएएस मतलब तो ये सारी चीजें हैं. सो मेनी पीपल आर सीइंग आउटर थिंग्स ओनली, बट एग्जैक्टली राइट व्हाट राइट. वाज द थिंग. जी, तो मेरे लिए सिविल सर्विसेज इज़ अ चाइल्डहुड ड्रीम. तो मुझे स्कूल में भी पता था कि मुझे यही करना है. ओके. इसीलिए एक तो मेरे फैमिली में काफ़ी लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं. सो आई न्यू दैट हाउ वेल यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड हाउ द सर्विस शेप्स यू एज अ पर्सनैलिटी. मतलब मेरे अंकल जो हैं वो आईपीएस में हैं, मेरे फादर जुडिशल सर्विसेज में हैं एंड माय ब्रदर इज़ आल्सो इन द जुडिशल सर्विसेज. तो एक एनवायरनमेंट भी वैसा था कि आई वाज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विस, टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस. तो जैसे आपने बोला मेरी स्कूलिंग इलाहाबाद में हुई. आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है फ्रॉम एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो देयर आई गॉट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, क्योंकि वहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं. But because I had this in mind that civil services is what I want to do, so I decided to jump in straight into the preparation after the end of college. I was in two minds in between कि post graduation करें या ना करें. ऐसे भी बहुत doubts सबको होते हैं कि job ले लें बाद में preparation करें या एक post graduation कर लें. तो मेरे मन में भी ये सवाल था, but because I was so clear about my decision to join the civil services, so I thought कि let's give this a try first. And if it doesn't work out, then we'll think about what can be done. तो डेफिनेटली एक तो मतलब एक जॉब सिक्योरिटी है, पर उससे ज़्यादा आई थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है. एंड आप किसी भी ऑल्टरनेटिव करियर में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डे वन से ही एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पोजीशन ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग दी जाएगी.
जो कि सिविल सर्विसेज में होता है कि इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के टाइम ही हमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, एसडीओ का इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं, जिससे कि हम हम्म। डिसीजंस ले सकते हैं, हम बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो ट्रस्ट यूपीएससी आप में प्लेस करता है कि आपको डे वन से वो पावर देता है जिससे आप लोगों को एम्पावर कर पाए। तो यही सब रीजंस थे कि मैंने सिविल सर्विसेज मेरा फर्स्ट ऑप्शन था। ओके, और जैसे कि आपने बताया कि स्कूल टाइम से ही आपका डिसाइडेड था, तो इज इट जी। नेसेसरी टू प्रिपेयर फ्रॉम स्कूल टाइम? एंड सेकंड क्वेश्चन आई हैव दैट इज इट नेसेसरी टू गो टू दिल्ली ओनली टू प्रिपेयर फॉर आईएएस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे मेरे बहुत बैचमेट्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स के बाद या मतलब 25 ईयर्स के बाद ये डिसाइड किया, उनको पता चला कि ये भी एक ऑप्शन है, एंड दे हैव डन इक्वली वेल और इवन बेटर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर या आपकी मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और स्कूल से तो आप क्या ही प्रिपरेशन करोगे सिविल सर्विसेज की। इनफैक्ट मैंने कॉलेज में भी एग्जैक्टली। ट्राई किया था, इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल भी था, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं उस टाइम पे ही थोड़ा पढ़ना शुरू कर दूं, पर क्योंकि वो इन इटसेल्फ काफ़ी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है, तो वो भी मैं नहीं कर पाई थी। तो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद मई 2018 से ही स्टार्ट किया। उसके पहले ओके। ये है कि क्योंकि आपको पता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, आप थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करते हो, तो वो एक चीज़ है, वो एक ग्रूमिंग होती है। पर जो एक सिलेबस के साथ की जो प्रिपरेशन होती है वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू की। हाउ मच न्यूज़पेपर इज नेसेसरी? एज यू सेड दैट न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या न्यूज़पेपर वो नहीं, ये तो सबसे बोरिंग चीज है। सबसे बोरिंग जो लगता है वो वही है, न्यूज़पेपर रीडिंग लगता है। हम्म। तो क्या आप बोलेंगी इसके बारे में? तो ऐसे इसमें भी बहुत लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगेन आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि दे हैवंट read the newspaper and got through the exam with good ranks. They have only depended on the websites or the current affairs material. Personally, I think newspaper reading is a very good habit जो आपको तीनों स्टेजेस में हेल्प करती है, इंटरव्यू में भी हेल्प करती है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, एंड इन जनरल आई थिंक एक ओपिनियंस बिल्ड करने के लिए, अच्छे आंसर्स लिखने के लिए, हर चीज़ के दोनों पहलू जानने के लिए newspaper reading is in itself, apart from UPSC preparation, also a good thing to do. So I think preparation wise भी और वैसे भी अगर आप इस हैबिट को इनकलकेट करो तो ये अच्छा है। दूसरी बात ये है कि शुरू में आपको बोरिंग लगता है और टाइम कंज्यूमिंग लगता है क्योंकि हम जनरली हर चीज़ पढ़ने लगते हैं। तो जब हम एग्जैक्ट। सिलेबस के साथ वेल वर्स्ड हो जाएंगे तो हमें मतलब ऑटोमेटिकली ही टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, 1 घंटे में आप न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे और फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे उसको स्टैटिक पोर्शन से। डायनामिक में भी आप जो कल पढ़ रहे हो आज क्या हो रहा है, फिर आपको एक फ्लो बन जाता है। सो देन इट इज़ नॉट प्रॉब्ली दैट मच ऑफ अ हैसल। Exactly. And one more question I have, that about YouTube. What will you say about YouTube? Because on YouTube there are a lot of channels who are giving coaching for IAS and a lot of subjects they are teaching. So how do people go for the YouTube for preparation? Is it appropriate way? So I think like any other resource, you have to be very careful and strategic in how you use that resource. It's true for books also, for other material also, and it also stands true for YouTube. Kyunki, because I had joined regular coaching, so I probably didn't have to rely that much on YouTube. Though I still used it for things like say mapping, वर्ल्ड मैप्स या फिर इंडिया के जो मैप्स हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन दैट वन वीडियो दे विल गिव यू अ कैप्सूल एंड यू दैट विल सेव टाइम। सो यू हैव टू सी कि टाइम कहाँ सेव हो रहा है। पर्सनली आई डोंट थिंक कि न्यूज़पेपर एनालिसिस 40 मिनट्स के वीडियोस देखने का ज़्यादा सेंस बनता है। इन दैट टाइम यू कैन योर सेल्फ गो थ्रू द न्यूज़पेपर। तो you have to be very careful in मतलब understanding what you need and what you don't need, because it's very easy to waste time on resources and it's very difficult to understand where you need to invest that time, because time is very precious in this preparation as we all know. तो जो cost benefit analysis है वो बहुत ज़रूरी है YouTube में भी। Exactly. After reading, you can analyze that all things, right? Right. एंड मेंस के लिए और प्रीलिम के लिए बहुत लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, जैसे कि अटेम्प्ट्स बहुत कम होते हैं या फिर एज की वजह से जैसे कि होता है, तो वो लोग मेंस और प्रीलिम्स के लिए साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर करें? Right. So, in my case, I think most of the preparation was simultaneous because जो resources हैं आप ज़्यादातर देखेंगे वो एक ही है। जैसे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ोगे दोनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम भी आप दोनों के लिए पढ़ते हो। पर्सनली आई डेंट स्टडी एनी अदर मॉडर्न हिस्ट्री बुक अपार्ट फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी। तो जो बुक्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो कॉमन है, and most of the preparation is combined. It's only a few months before the exam that you have to wholeheartedly devote yourself to that stage.
जैसे कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो यू विल फोकस मोर ऑन द आर्टिकल्स, ऑन द प्रोविजंस, on the factual details before prelims, and probably more on the on other things like the review, the constitution review committee, or the Sarkaria commission, or other other factual as well as the analytical part before the mains. तो जो पर्सपेक्टिव है पढ़ने का वो बदलता है, जो रिसोर्सेज हैं वो तो सेम ही है. एंड सिमिलरली जो करंट अफेयर्स भी आप पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग सर्टन फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, you can very well use them in mains to enrich your answer. And the things you're studying for mains, now prelims are, as we have seen, it's becoming more and more analytical. तो आप वो चीज़ को मेंस में भी अप्लाई कर सकते हो. So more or less, I think it's a combined preparation. It's just that some time before the exam, you need to re-engineer the way you study the same material. एग्जैक्टली लेकिन जैसे कि होता है मेंस में जो स्टडी करने का एक तरीका होता है दैट वे इज डिफरेंट देन प्रीली. Right. सो हाउ टू डिफरेंशिएट दैट वे एंड एग्जैक्टली इन व्हिच वे वी हैव टू स्टडी दैट तो आल्सो. प्रीलिम्स में आप ऑब्वियसली ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल्स पे फोकस करते हो. मेंस में हाँ आपको हर चीज़ को एनालिटिकल वे में देखना होता है, हर पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स लिखने होते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं, इसमें एमसीक्यू होता है. So prelims has certain, specific strategies that you need to follow, like elimination, guessing, because there would be no case where you would know, say, 80% questions sure short in the prelims. So these are the things, the mock tests that you do, trying to assess the number of questions that you should attempt, what is your success rate with those questions. ये चीज़ें आप prelims के लिए करोगे. Mains में आंसर राइटिंग मेन फोकस होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट्स सेड कि इवन इफ यू डोंट अटेम्प्ट वन क्वेश्चन अक्रॉस द पेपर्स, यू आर आउट ऑफ द रेस. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल लक्ष्मीकांत का. तो व्हाट आई डिड वाज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनामिक पार्ट. जो भी रोज हो रहा है, रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उसको बहुत जरूरी है कि हम वो कनेक्ट करें जो स्टैटिक पार्ट है उससे. सो आई यूज्ड टू राइट इट ऑन नोट्स, एंड आई यूज्ड टू स्टिक दोज नोट्स विद दोज चैप्टर्स. जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में. सो व्हेन देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दैट, आई वुड अटैच दैट पेज इन दैट बुक, एंड दैट वुड हेल्प मी रिवाइज इट इन अ बेटर वे. तो ये एक तरीका है. अब स्पेक्ट्रम हिस्ट्री तो चलिए स्टैटिक हो गया, पर पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये सब वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको स्टैटिक और डायनामिक पार्ट को कंटिन्यूसली रिलेट करते रहना है. सो दैट रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर मेंस वी हैव टू गुड इन राइटिंग आल्सो. बट ऐसे लोग क्या करें, इम्प्रूव कैसे करें राइटिंग के लिए? बहुत सारे लोगों को एक्चुअली लिखना भी नहीं आता है, मीन्स दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्टार्ट फॉर राइटिंग आल्सो. सो राइट. फॉर देम हाउ टू इम्प्रूव दैट राइटिंग? राइट. सो इफ यू नो कि अगर आप लैक कर रहे हो राइटिंग स्किल्स में, सो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोबेबली मोर. बट आई वुड से कि मेंस में आजकल द टाइम इज सो लिमिटेड दैट इट्स नॉट रियली मच अबाउट राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स आपकी ऐसे में, एथिक्स में बहुत काम आएंगी. So it is a additional benefit if you have them and if you develop them over time. But mains में क्या होता है, we don't get to write in paragraphs. We have to write in short bullet points. तो हाँ ये है कि जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, प्रॉब्ली उसको शायद उतनी प्रैक्टिस की जरूरत ना हो. लेकिन आजकल का जो पैटर्न है, इतने सारे क्वेश्चंस इतने कम टाइम में करने होते हैं कि मेनली इट हैज टू बी लोडेड विद कंटेंट एंड नॉट सो मच विद द स्टाइल ऑफ राइटिंग. So it's a good idea to practice more if you lack the writing skills, but don't get bothered too much about it also. If you have to improve your writing skills, focus more on doing that for essay and ethics rather than the general mains answer writing. but exactly for that essay writing, that paper is also different. So for Right, that, right. how to improve that kind of writing? Right. So essay के लिए I would say कि I always took it as an opportunity to increase my marks. Because होता क्या है कि you should see कि GS में the maximum window is only 10-20 marks on the upper side. While in essay you have a range of 50 marks, say 60 marks का difference आ जाता है. Like somebody can get 100 or a 90 and somebody will get a 150. So ultimately essay is something that will determine your service and whether you're in the list or out of the list. So don't ignore essay at all. एंड एज फार एज राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें, तो देखिए अब हम वैसे भी बहुत चीज़ें पढ़ते हैं. आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे के लिए कोई डिफरेंट बुक्स पढ़ें या कोई नॉन फिक्शन अलग से बुक पढ़ें, ऐसा कुछ टू डेवलप राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स. I think already we have a lot of material in our hand. We have all the fodder created from the current affairs and the static portion. What you need to do is structuring. तो आप स्ट्रक्चरिंग पे काम करिए. आप ऐसे कई बार लिखिए. अब अगर आपको लगता है आप इफ यू नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, देन प्रॉब्ली हर वीक आप एक ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. अपने पीयर से, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स से चेक कर सकते हैं.
And more important is the flow and structure of the essay. So before writing the essay, you have to prepare a skeletal framework of it, and after that you have to write. तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, स्पेशली जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आजकल दो ऑप्शंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है. So with that abstract topic, I think previous year के papers लीजिए and start structuring and practicing. The other thing you can do is you can read the topper essay copies that are available. And in that you'll realize it's not much about fancy language or creative writing. It's more about content, structure and flow. तो अगर आप ये तीनों चीजें मैनेज कर लें, then essay will be a great scoring paper for you. Exactly. And in the main writing, current affairs are also important for them. So current affairs की strategy कैसी रहती है? How to Right. So prepare for current current affairs, affairs? I think it's one of the most challenging parts of the exam. तीनों stages पे बहुत relevant है, and because there's an ocean of material, you don't really know how to navigate through. तो इसमें सब लोगों की अलग-अलग strategies होती हैं. What personally worked for me was firstly reading the newspaper daily. Don't miss the newspaper. And the other thing is every day, if you can complement that with a daily website, the website, there are many websites that have a collection of the daily material that they lift from PIB and from different newspapers. तो आप वो देख सकते हो, but I won't recommend making notes out of that. Because what happens is that monthly magazines आपको मिलते हैं, yearly compilations भी आपको मिलते हैं. So I used to stick to the monthly compilations and the yearly compilations and revise them multiple times rather than making my own notes, because it would take a lot of time. बट जो आप डेली कंपाइलेशन से, उसमें कुछ ऐसे स्मॉल फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रोबेबली प्रीलिम्स में आपको लगेगा कि आ सकते हैं, एंड विच आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू हैव फिगर्ड इन द मंथली कंपाइलेशन. लाइक समझ लीजिए किसी एनिमल कौन से शेड्यूल में है, या कोई पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात हो रही है. तो ये सब चीजें आई यूज्ड टू मेक अ स्मॉल डायरी एंड मेक स्मॉल नोट्स ऑफ दैट, which I thought will not figure in the monthly compilation, so that along with the monthly compilation and these notes, my current affairs material would be complete. Exactly. Some students are asking about book list also. They are asking about ethics and economics books right now. Can you tell us what about that? यस. सो एथिक्स के लिए मैंने वाजीराम का मटेरियल किया था, एंड एक्चुअली आई फोकस्ड मोर ऑन द टॉपर कॉपीज फॉर एथिक्स इन हाउ टू डील विद केस स्टडीज. क्योंकि जब मैंने खुद से पहला मॉक टेस्ट दिया था, सो आई डिडंट परफॉर्म दैट वेल बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू रियली राइट द आंसर. It's a very typical kind of paper that requires a specific preparation. So I went and saw many topper copies, and then I got a hang of it. So I would really recommend you all going through the topper copies. And apart from that, I did the Vajiram material, but I've heard कि lexicon भी अच्छा है. So what you really need is you need the definitions of certain terms, certain philosophers की जो मतलब the main points of those philosophers, and you have to complement that with a lot of other things that you read. Current affairs से भी काम आ जाता है, general material भी काम आ जाता है. So it's a mixture of lot of things. ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक पढ़ के आप ये ethics अच्छे से कर पाओगे. तो आप Exactly. इसमें केस स्टडीज की प्रैक्टिस करिए, और जो जनरल टर्म्स हैं, जो जनरल ओके. कुछ स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पूछ रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज किया जाए. कुछ लोग बोलते हैं 18 आवर्स यू शुड स्टडी फॉर यूपीएससी. सो इज इट रियली अप्रोप्रिएट 18 आवर्स? आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन सिट नो लाइक नो, दैट. आई डोंट थिंक इट्स ह्यूमनली पॉसिबल. तो यहाँ पे आई थिंक कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है. अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो या 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, पर आप रोज पढ़ रहे हो, तो इन माई ओपिनियन दैट मैटर्स मच मोर देन आप एक दिन 18 घंटे पढ़ के फिर एक पूरा वीक पढ़ ही नहीं रहे हो. तो इन दिस एग्जाम फॉर मी कंसिस्टेंसी वर्कड अ लॉट. एंड नंबर ऑफ आवर्स ये बहुत पूछा जाता है, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज दैट यू आर इन. अब ऑब्वियसली प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आप 10 घंटे पढ़ोगे, मतलब वो आप खुद से होगा, उसमें आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं. इतना ज्यादा कोर्स है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप 12 घंटे पढ़ोगे, बट जनरली उसके पहले उसके बाद आप 8 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो इट्स नॉट एन इशू. एग्जैक्टली. एक बार रूटीन में आ जाते हैं और राइट. कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो इट विल बी इन रेगुलर इन योर माइंड, सो इट विल बी जी. इजी. एग्जैक्टली. और उसके बाद एक मेरा सवाल था ऐसे कि इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे करें. बहुत सारे मतलब मेंस तक जाते भी हैं. अभी हम तो तीनों स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे बहुत सारे जिन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया हो, या फिर साइमल्टेनियसली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ऑल्सो. हाउ टू राइट. गो फॉर दैट? तो ये बहुत होता है कि स्टेजेस इंटरमिंगल होते हैं, बिकॉज साइकिल ऐसा है. फॉर एग्जांपल इवन अगर आप इंटरव्यू दे चुके हो, तो भी आपको लगता रहता है कि प्रीलिम्स आने वाला है, रिजल्ट क्योंकि बाद में आता है.
So this is a constant hassle, that is true. So personally, what I did was after my mains was completed, I picked up answer writing immediately because I knew that next year by February I won't be able to do answer writing. So in that period between say October, I'm not sure the cycle this year, but say October to January or October to February, आप मेंस पे फोकस कर सकते हो, ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो. Then you switch to prelims. And if you qualify prelims, of course, or even if you don't qualify prelims, the time that's early on in the year, closer to the prelims cycle, can be devoted to mains. और जब मेंस हो जाए, जब प्रीलिम्स पास आए तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करो. अगेन एज आई सेड बिफोर, जो मटेरियल है वो कंसोलिडेटेड है, तो आप वही चीज पढ़ रहे हो. जो साल का वो वाला लेटर वाला पोर्शन होता है, उसमें आप वही चीज दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो. जब प्रीलिम्स जून पास आ जाता है तो आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप प्रीलिम्स भूल जाओ, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तो आप मेंस के बारे में ही सिर्फ फोकस करोगे. सो लाइक दैट यू हैव टू इंजीनियर दैट साइकिल. ओके. एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, दैट ऑप्शनल कैसे चॉइस करना है? जैसे कि कुछ लोगों का सब्जेक्ट होता है, पीजी में भी होता है, कईयों का बीएससी में या फिर बीए में भी जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है वो चॉइस करे, या उसके अलावा कोई कुछ और करे? क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि ऐसे बोलते हैं कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन दैट. मतलब ये बहुत बार सुना है, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? तो मेरे सामने भी ये डायलेमा था बिकॉज आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स. सो व्हेन आई या वाज डिसाइडिंग which optional to take, I consulted some seniors. So there were diverse opinions. Some people said कि economics is not that scoring, not a lot of people take it, या so you can probably राइट. go for some other option. But I thought कि GS का syllabus ही इतना vast है कि at least I have some base in economics, so I could build on that, and that proved right for me. So especially I would say for economics that the people who have done their graduation, don't be too skeptical about it because there is a lot of opinion going around that it's a very tough optional. You don't get to score a lot. But I think it's doing exceptionally well. In our batch, rank 2 had economics, rank 4 I think had economics. तो अच्छा कर रहा है ये सब्जेक्ट. आप वो लीजिए. एंड इन जनरल आई वुड से दैट if you very sure that your optional, your graduation subject won't work, then you can think of other subjects, but do consider taking your graduation because it consumes lesser time comparatively than starting a subject afresh. Because when you start a subject afresh, you have to understand, you have to start from the scratch, right from the definition of the subject to the finer nuances. But ऐसा नहीं, even in economics I had batchmates from engineering background who took it and did really well. So again, it's completely up to you. You have to make that decision yourself. You see the syllabus, you see the previous year questions, but don't go by कि कितना scoring या कितने marks आ रहे हैं. I don't think that's a good metric. You have to individually select according to your interest, your liking, your opinion about the syllabus and the previous year questions. Exactly. And for English also, people are asking about vocabulary, how to improve their vocabulary. Um, Paper reading, newspaper reading में तो होता ही है, but is there another way to improve that? देखिए, आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग इज सफिशिएंट बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आप स्पेशली कोई और बुक या कोई और उस पर टाइम डिवोट कर सकते हो अभी. एंड अगेन एज आई सेड, वोकैबुलरी शुड बी अ वेरी बिग कंसर्न फॉर आंसर राइटिंग और फॉर एसे, बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग या फ्लारी लैंग्वेज से ज़्यादा वो कंटेंट अप्रिशिएट करेंगे और वो फ्लो अप्रिशिएट करेंगे. तो आप जब प्रॉपर ऐसे कॉपीज भी पढ़ोगे, जैसे मैंने अनुदीप सर की ऐसे ऐसे पढ़े थे बहुत बार, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको यू कम अक्रॉस सम वेरी फैंसी वर्ड्स और सम वेरी एक्सेप्शनल यूज ऑफ वोकैबुलरी. व्हाट यू विल कम अक्रॉस इज कंसिस्टेंट थॉट, क्लियर कट थॉट प्रोसेस. So developing that kind of thought process, systematic structuring is more important than going after things like vocabulary. Of course, it might help you in framing and in bringing your thoughts across, but don't go and spend extra time on that when you can spend the same time on other things. And newspaper reading will automatically improve your vocabulary, especially हम लोग द हिंदू पढ़ते हैं, तो उससे automatically काफी help हो जाएगी. Exactly. Actually, students are also messaging so much that they're asking some questions like economics optional, as you have the same optional. So Right. please will you tell me about that? How to prepare for economics as optional? Right. So I had my graduation in economics. So मैंने मतलब थोड़ा base already created था, but the syllabus has certain additional things that you need to do. There are some overlaps, but not 100%. And also, if you've taken economics in your graduation, then the approach has to be different. The approach in graduation, especially in Delhi University, is very micro-centric. It's very numerical based. But in UPSC, your focus will be more descriptive. It will be more policy based. A broader understanding will be required.
तो पहली बात तो ये है कि बहुत चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि जो आपने 3 साल में पढ़ा है अब आपको वो 2 पेपर में समराइज करना है। मतलब हर चीज़ है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ये वो लॉट ऑफ एरिया टू कवर। बट आई थिंक फर्स्टली स्टिक टू द सिलेबस। आप सिलेबस में जो मॉडल्स दिए हैं वही करिए, एडिशनल मॉडल्स मत करिए। कभी कभी हमने देखा है पेपर में आ जाते हैं, पर इट डजेंट मैटर बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस टू गो एंड रीड 100 मॉडल्स की इसमें से कोई एक आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। इट्स बेटर टू गो थ्रू द सिलेबस एंड सॉलिडिफाई इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑप्शनल में आप ये देखेंगे, जीएस में बिल्कुल नहीं होता है, पर ऑप्शनल में देर इज अ रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस। सो यू हैव टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड देन फोकस मोर ऑन दैट। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में आप इजिली लिफ्ट कर पाओगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन सब पे आप अलग से नोट्स बना सकते हो। एंड इन इंडियन इकोनॉमी आई वुड से डू नॉट इग्नोर इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम उसको जनरली इग्नोर कर देते हैं, पर देयर इज एटलीस्ट 1-2 questions on that which in which you can gain really good marks. So that is that. And then for people who have economics, their main concern generally is Indian economy, because कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेज में हमें जनरली 1-2 सेमेस्टर ही पढ़ाया जाता है, एंड हियर यू हैव वन फुल पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो फॉर इंडियन एग्जैक्टली। इकोनॉमी उमा कपिला बुक है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स के एसेज हैं, some of which you have already read in graduation. So focus on that, focus on budget, focus on economic survey not only this year but previous years also, as far as you can read, क्योंकि उससे आपको अच्छे मटेरियल मिलता है, अच्छे स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं, उसके थोड़े नोट्स बना लीजिए। दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बट ऑल्सो इन योर जीएस। आप जीएस में उसको कई जगह कोट कर पाएंगे। सो दैट इन अ सेंस इज माय इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रिपरेशन। I have heard that if once you are failed in mains, then you have to change your optional also next time, next preparation. Is it true? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग जिन्होंने बहुत लेटर अटेम्प्ट्स में क्रैक किया, दे केप्ट द ऑप्शनल सेम आल्सो। तो दैट यू हैव टू एनालाइज बेस्ड ऑन योर मार्कशीट। अब अगर आपको एक्सेप्शनली कम मार्क्स मिले एंड यू थिंक यू डिड योर बेस्ट एंड यू कैन नॉट इम्प्रूव इट एट ऑल, देन प्रॉब्ली यू हैव टू टेक अ कॉल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मतलब जो पेपर होता है, जो मार्क्स मिलते हैं, वो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल होता है। But on the basis of that, you can't change your option. Of course, you can improve your strategy. You can try changing your strategy here and there. But completely changing your optional might be a call that you have to take individually, but not always advisable probably. Okay. And students are asking about book list for economics also. राइट, सो बुक लिस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, देखिए ग्रेजुएशन का काफ़ी कुछ काम आ जाता है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अहूजा है। इट्स अ वेरी वेरी बल्की बुक, बट डोंट गेट इंटिमिडेटेड बिकॉज वो एक ही चीज़ को ही एक्सप्लेन्स इट मेनी पेजेस इन वेरी रेपिटेटिव टाइम्स। तो हो पाए तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। So if you make the notes, then revision will become much easier, and you will understand that it's it's lesser material. It seems a lot. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फ्रॉइन है, पब्लिक फाइनेंस के लिए भाटिया है, एच एल भाटिया है। फिर मनी एंड बैंकिंग के लिए यू कैन रिलाई ऑन डी यू रीडिंग्स, दे आर सफिशिएंट। इंडियन इकोनॉमी के लिए एज आई सेड उमा कपिला है, मिश्रा एंड पुरी है। देन यू कैन गो थ्रू दिस ब्लॉग कॉल्ड रिलक्टेंट इकोनॉमिस्ट। उसमें आपको जो बुक लिस्ट मिलेगी, दैट इज ब्रॉडली द बुक लिस्ट दैट आई फॉलोड। इट्स बाय वन ऑफ आवर सीनियर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो आप ये द रिलक्टेंट इकोनॉमिस्ट नाम का ब्लॉग है, यू मस्ट रेफर टू दैट। ओके। पीपल आर आस्किंग हिंदी मीडियम के लिए भी कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये भी एक सवाल आ रहा है यहाँ से। देखिए पर्सनली मेरा मीडियम इंग्लिश था, सो आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, बट आई हैव सम पीपल दैट प्रॉब्ली आई कैन मेक यू कनेक्ट विद, जिन्होंने हिंदी ऑप्शनल से मतलब हिंदी मीडियम से क्रैक किया है। सो पर्सनली आई वुड बी एबल टू हेल्प मच ऑन दैट। Okay, and now we have all talked about the three phases of examination, but after that लोगों को बस यही जानकारी होती है, एक तो आईएएस मिलेगा या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस, ये तीन सर्विसेज का ही बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला है मैं तो कहूंगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती है, तो लोग उसके लिए अप्रोच कैसे हो जाए, क्योंकि बहुत बार नाराज भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि यार नहीं आईपीएस मिला है, नहीं आईएएस मिला है, तो उसके लिए कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, और जी ऐसे देखिए, क्या हाँ, क्या और चांसेस है। एग्जाम सब लोग यही सोच के देते हैं कि इन्हीं 3-4 हाँ। सर्विसेज में से एक मिले। तो वो हाँ। बहुत नेचुरल टेंडेंसी है। बट देखिए हम हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दूसरी सर्विसेज में बहुत अच्छा करते हैं। देयर इज इंडियन ट्रेड सर्विस, देयर इज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, देयर इज डैनिक्स, डैनिप्स।
बहुत सारी दैट मोर देन 20 सर्विसेज दैट वी अप्लाई फॉर। तो एंड जनरली हमें ये सर्विसेज तब पता चलती हैं जब हम अपना इंटरव्यू का फॉर्म भर रहे होते हैं कि अच्छा ये सर्विसेज भी है यूपीएससी एग्जाम में। तो बात ये है कि आप हर चीज़ के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड अब आप देख रहे हैं कि जो यूपीएससी चेयरमैन थे हमारे पिछले, वो इंडियन पोस्टल सर्विस से थे। तो डेप्यूटेशन के थ्रू भी लोग जो अपनी सर्विसेज में अच्छा करते हैं वो कई जगह बहुत हाई पोस्ट तक बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू परफॉर्म एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ कोर्स आप एग्जाम फिर से दे सकते हो, अनलेस इट इज आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, यू आर ऑलवेज अलाउड टू गिव द एग्जाम अगेन टू इम्प्रूव योर सर्विस। सो दैट ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन। आईएफएस के लिए आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएफएस ऑल्सो? जी, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक आई डोंट थिंक स्ट्रैटेजी है, पर हाँ अगर आप अपने डैफ में इंटरव्यू स्टेज पे आईएफएस को आईएएस आईपीएस के ऊपर रख रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट चॉइस। तो यू माइट या बी एक्सपेक्टेड टू फेस द क्वेश्चंस अबाउट इट कि व्हाई सो। So you must be well prepared with international relations questions, probably slightly more than an ordinary aspirant who has filled IFS in the later stages. If you're filling it as your first priority, you are expected to know more about India's relations with the other countries. I think that's about it, nothing more than that. ओके, एनसीईआरटी के बारे में भी एक सवाल आ रहा है कि हाउ टू स्टडी